तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 12। तो अध्याय 12 जो है विद्युत है। तो आइए हम लोग विद्युत के चैप्टर से इसकी जो पहली टॉपिक होगी विद्युत धारा को समझने का प्रयास करते हैं। तो विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वह यही है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि चालक क्या होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश को यानी धारा को आसानी से प्रवाहित किया जा सके। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप देखते होंगे कि आपके बोर्ड से बिजली के बल्ब हो गए या पंखे हो गए, उसको बोर्ड से आपको उस बल्ब तक धारा को ले जाने के लिए आपको एक तार की आवश्यकता पड़ती है। जो आपका वह तार होता है वही आपका चालक कहलाता है, और वे जो तार होते हैं उसी के द्वारा ही आपके बोर्ड से या आपके मीटर कह लिए, जो भी वहाँ से उस बल्ब तक, उस पंखे तक, उस टेलीविजन तक जाने के लिए आपको तार की आवश्यकता पड़ती है। वही तार आपका क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। उसी तार में ही क्या प्रवाहित होता है? आवेश। जो आवेश प्रवाहित होता है, करंट दौड़ता है, उसी को ही आप लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है। यह हो गया आपका विद्युत धारा। और मान लीजिए कि कहा गया है कि किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में उत्पन्न धारा I बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। यानी आवेश को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल q से, और समय को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल t से। इसलिए I बराबर हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे तो आप इसे कैपिटल से व्यक्त कर सकते हैं या स्मॉल से। तो I बराबर आपका हो जाएगा q अपान t। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक यहाँ पर कूलाम होता है। यहाँ पर आवेश लिखा गया है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड। तो धारा I बराबर क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ठीक है। तो यह था आपका विद्युत धारा। हम देखेंगे विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव की जो डेफिनेशन बताई गई है यही कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रकट करते हैं। किसी एकांक धनावेश को, मान लीजिए कोई एकांक धनावेश यहाँ पर Q है, ठीक है। अब इस धनावेश को अनंत से किसी बिंदु, मान लीजिए बिंदु A है, ठीक है। इस आवेश को यहाँ से उठा के आपको बिंदु A तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वह क्या कहलाएगा? इस बिंदु A पर विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि यदि किसी आवेश Q को, जो आपका आवेश Q है, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़े वह W हो, तो इस बिंदु पर जो विभव होगा वह कितना होगा? विभव, विद्युत विभव जो होगा वह कार्य बटा आवेश होगा। मान लीजिए आपने कार्य W किया और आवेश Q हो, तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा? W अपान Q। तो W का जो मात्रक होता है, W यानी कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है। या जूल प्रति कूलाम को हम क्या कह सकते हैं? वोल्ट भी कह सकते हैं। तो आप लोग विद्युत विभव और विभव में देखिए यही था कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया गया उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? V से। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। विभवांतर भी सेम कंडीशन वही है। विभवांतर में क्या बताया गया है कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है कि इसमें आवेश भी, इसमें भी आप आवेश को क्या कर रहे हैं? Q आवेश को
अब इसमें बिंदु, मान लीजिए बिंदु ए और यहाँ पे बिंदु बी है। मान लीजिए बिंदु बी पर कोई आवेश प्लस क्यू आवेश आपने रखा है। अब इस बिंदु से आवेश को उठा के आप कहाँ ला रहे हैं, बिंदु ए पर ला रहे हैं। अब देखिए यहाँ दो बिंदुओं के बीच की बात किया जा रहा है, किसमें, विभवांतर में। ठीक है, विभवांतर में क्या होता है कि किसी बिंदु पर आवेश है रखा हुआ है, इस आवेश को उठा के बिंदु बी से कहाँ आप लेके आ रहे हैं, ए पर ला रहे हैं, और इसमें जो कार्य किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। इन दोनों के बीच का क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। और विभव में क्या था कि यह जो आपका आवेश था वह कहाँ पर था, अनंत पर था, वह किसी बिंदु पर नहीं था, वह अनंत पर था। अनंत से उठा के आपने बिंदु ए पर लेके आए थे, जो कार्य करना पड़ा था तब उसको आपने विभव कहा था। लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि विभवांतर में यह जो प्लस क्यू आवेश है यह बिंदु मान लीजिए बी पर रखा हुआ है, यह किसी बिंदु पर ही रखा रहता है, किसमें, विभवांतर में। विभवांतर में जो आवेश है वह किसी बिंदु पर रखा था, अब उसको एक बिंदु से उठा के आपने कहाँ ला रहे हैं, दूसरे बिंदु पर ला रहे हैं। और जब दूसरे बिंदु पर लाएंगे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा उसी को आप क्या कहेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। वही चीज बताया गया है कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए जो कार्य होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए किसी चालक में आवेश Q को, जो यह आपका आवेश Q है, इसको आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी बिंदु B से बिंदु A तक लाने में आप W जूल कार्य करना पड़े। यानी आपने बिंदु B से A तक लाने में कितना कार्य किया, W जूल कार्य किए, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, विभवांतर V बराबर होगा कार्य W बटा आवेश Q, या हम इसे लिख सकते हैं V बराबर W बटा Q। दोनों के फार्मूले सेम होंगे और दोनों के मात्रक भी सेम होंगे, समझ रहे हैं। बस दोनों में डिफरेंट सिर्फ एक ही चीज का है, एक वर्ड का है। वो क्या कि इसमें विभव में हम लोग आवेश को अनंत से उठा के किसी बिंदु तक लेके जाते हैं, और विभवांतर में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बिंदु से उठा के आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किए गए कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो यह तीनों हेडिंग थी, आप इसे नोट्स कर लीजिए, ठीक है। और इनके फार्मूले की आवश्यकता हमको आगे के न्यूमेरिकल्स में लगाने को पड़ेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ओम का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या बताया गया है, कहा गया है कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई हो गया, परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल जैसे आपका कोई चालक यानी तार है, तो यह वाला जो सिरा उसका होता है, यानी जितनी इसकी मोटाई होती है, यानी यह वाला सिरा, इसका इसी को कहते हैं परिच्छेद का क्षेत्रफल। यह परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया। और चालक का पदार्थ, यानी जो चालक के अंदर जो वायर होते हैं वो किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है, एल्यूमिनियम का है या लोहे का है, तांबे का है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और उसकी ताप, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका चालक होगा उसकी अवस्थाएं, चाहे लंबाई हो या परिच्छेद का क्षेत्रफल हो या चालक का जो पदार्थ हो या उसका ताप, यदि अपरिवर्तित रहे, यदि उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है ओम ने यही बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, ठीक है, तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है वह चालकों के सिरों के विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यही ओम्स ने बताया था। तो मान लेंगे कि माना किसी जो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर V है तथा उसमें बहने वाली धारा I है। जो चालक है, चालक यानी आपने तार ही ले लिया है, यानी उस चालक के दोनों सिरों पे जो विभवांतर लगा है दोनों सिरों के बीच वह V है और उसमें बहने वाली धारा I होगी। तब यही कहा गया है कि चालक में बहने वाली धारा चालक के विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो चालक में बहने वाली धारा अनुक्रमानुपाती V हो गया। तो ऐसे में यह भी तो लिख सकते हैं, या I अनुक्रमानुपाती V कहिए या V अनुक्रमानुपाती I कहिए।
यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हो गया कि अगर आप विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, अगर आप धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हो गया कि V अनुक्रमानुपाते I। अगर आप अनुक्रमानुपाते का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है, जो यहाँ पर V बराबर, यहाँ हटाएं तो यहाँ पर नियतांक R लग गया, हो गया V बराबर R इंटू I। तो हम नियतांक बराबर से देखेंगे R बराबर, तो V इधर गुणा में इधर भेजेंगे, तब I इधर गुणा में इधर भेजेंगे, कहाँ हो जाएगा, बटा में, यानी V बटा I बराबर क्या हो गया, R। इसी R को हम लोग नियतांक भी कहते हैं, यानी जो V बटा I का जो मान होता है वह हमें नियत मिलता है, जिस वजह से हमने कहते हैं V बटा I बराबर R। जो R होता है किसी चालक के लिए वह R क्या होता है, नियतांक होता है, इसका मान निश्चित होता है। और इसी R को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो यह था ओम्स के नियम। अब हम देखेंगे कि ओम्स के नियम का सत्यापन, कि ओम्स ने जो नियम दिए हैं उसका सत्यापन हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ओम्स ने जो नियम दिया है उसका हम सत्यापन किस प्रकार से करेंगे। तो आइए देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके सत्यापन के लिए देखिए क्या कहा गया है कि ओम के नियम केवल धात्विक चालकों, यानी जो धात्विक चालकों तथा मिश्र चालकों के लिए सत्य है। ओम्स ने जो नियम बताए हैं वह धातु के चालक हो गए और मिश्र धातु के जो भी इन धातुओं से मिलकर बने हुए चालक होंगे उनके लिए सत्य होगा, ठीक है। और चालक में तो और भी कुछ पदार्थ आते हैं, लेकिन यह सिर्फ धातुओं के लिए सत्य होगा ओम्स के नियम का। फिर कहा गया कि यदि परिपथ में लगाया गया विभवांतर, यदि परिपथ में लगाया गया विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा में आनी चाहिए। उसकी यह शर्त है कि अगर आप परिपथ में जो भी धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसके विभवांतर के बीच अगर आप ग्राफ खींच रहे हैं तो वह एक सरल रेखा में आनी चाहिए। अगर वह एक सरल रेखा उससे बन रही है, अगर उसके बिंदुओं को मिलाने से, तब आप कह सकते हैं कि ओम्स का नियम क्या है, जो ओम्स ने बताया उसका नियम सत्य है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, उसके सत्यापन के लिए आपको एक बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, एक अमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, धारा नियंत्रक की आवश्यकता पड़ेगी, प्रतिरोध तार, इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसको आप किस क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम। अब यह श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। और बस अभी जानकारी लिया जाना चाहिए कि एक सिरे से दूसरा सिरा, दूसरे सिरे से तीसरा सिरा, ऐसे करके, यानी जैसे कोई अलग अलग जैसे तार है, मान लीजिए श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई 3 पदार्थ हैं, यानी इसके सिरे को इससे जोड़ देना और इस सिरे को इससे जोड़ देना, यानी एक रेखा में इसी तरह सबको जोड़ते हुए चले जाना, यानी आपकी श्रेणी के रूप में बनाते हुए जोड़ते हुए चले जाना, उसी को श्रेणी क्रम कहा जाता है। अब इस चीज को हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और तथा प्रतिरोध तार के सिरों के बीच जो विभवांतर, सिरों के बीच एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। यह जो प्रतिरोध तार है इसके दोनों सिरों के बीच हम क्या लगा देते हैं, एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। तो यह चीजें इतना आपके सामने लिखा हुआ है, तो इससे आप लोग घबराइए ना। जो चीजें देखिए इसमें कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ तक तो आपको सिर्फ जो ओम्स के नियम के सत्यापन के लिए क्या शर्त होती है और हमको क्या क्या चाहिए। शर्त उसके लिए पहले यह जानिए कि उसके लिए क्या होना चाहिए, ओम्स का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र चालकों के लिए सत्य है, यह चीज। फिर कहा गया कि यदि परिपथ में बहने वाली धारा I तथा विभवांतर V के बीच अगर कोई ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। और फिर उसके लिए आपको सत्यापन के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, एक बैटरी की, एक अमीटर की, एक धारा नियंत्रक की, व प्रतिरोध तार की। इन सबको हम क्या करते हैं, एक श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा ये जो प्रतिरोध तार यहाँ पे लगा है इसके दोनों सिरों के बीच हम क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं। इतना चीज तो हो गया, आपने सर्किट यानी यहाँ पर आपने इस सिस्टम को इस चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लिया है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यानी कुंजी के लगाते ही परिपथ में धारा बहने लगती है, यानी आपने सब कुछ सिस्टम तैयार कर लिया है, सब कुछ बैटरी से जोड़ दिया है। जैसे यहाँ से आप कुंजी के दबाते हैं, मतलब कुंजी ऑन करते हैं, वैसे ही धारा
बहने लगती है। जैसे यहाँ से आप कुंजी सब कुछ सिस्टम लगा दिए हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं इसमें धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। कहा गया है कि धारा I का मान अमीटर, यानी धारा जो है अमीटर, धारा I का मान अमीटर से प्रतिरोध के सिरों की विभवांतर V से पढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो धारा I का मान है अमीटर A से पढ़ते हैं तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर हम V से पढ़ते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ से जब धारा निकलती है तो हम लोग धारा का जो मान होता है अमीटर से नाप के देखते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि अमीटर क्या होता है, धारा के बताता है कि कितनी धारा इस परिपथ में बह रही है, और वोल्टमीटर क्या बताता है, विभवांतर को बताता है। तो जब हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं तो अमीटर से हम देखते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पे जो आपने वोल्टमीटर लगा रखा है प्रतिरोधों के बीच में, उससे हम नापते हैं कि इससे कितना विभवांतर प्रवाहित हो रहा है। यानी धारा और विभवांतर दोनों को हम नापते हैं, धारा को अमीटर से नापते हैं तथा विभवांतर को वोल्टमीटर से नापते हैं। तो वही चीज लिखा गया है कि धारा I का मान अमीटर से, देख रहे हैं कि नहीं, तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर हम V से पढ़ते हैं। पढ़ने मतलब इसको नापते हैं। फिर धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित किया जाता है। और फिर उसके बाद आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा है, जो इसके द्वारा हम इस पूरे सिस्टम में, यह जो धारा नियंत्रक होता है वह धारा को कंट्रोल करता है कि कितनी आवश्यकता अनुसार पड़ती है, उसी हिसाब से यह धारा, इस नियंत्रक क्या करता है, धारा को प्रवाहित करता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो आपका सिस्टम हो गया कि कुंजी को ऑन करते हैं तो फिर इसमें धारा बहने लगती है। धारा अमीटर से हम लोग धारा को नापते हैं तथा प्रतिरोधों के बीच लगे वोल्टमीटर से विभवांतर को नापते हैं, और इसमें जो धारा नियंत्रक होता है वह धारा को नियंत्रित रखता है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। फिर कहा गया है कि अब धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा I के मान को बढ़ाते हैं। ओम्स ने यह क्या था कि जैसे जैसे हम धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा समान अनुपात में। अब वही हम लोग करने जा रहे हैं कि धारा नियंत्रक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परिपथ में बहने वाली धारा I को हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं, तथा धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्टमीटर V तथा अमीटर A से पढ़कर एक सारणी में नोट कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अब तक तो यहाँ तक ठीक था। अब हम धारा नियंत्रक के द्वारा हम लोग I के मान को जब बढ़ाएंगे, जब हम I के मान को बढ़ाएंगे तो हमने जैसे जैसे क्या कहते हैं, इसमें जब धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें वोल्टमीटर यानी विभवांतर में भी परिवर्तन होगा। तो अब हम देखेंगे कि मान लीजिए आपने धारा को यहाँ पर एक हम सारणी बना देते हैं, धारा यहाँ बन गया, यहाँ पे विभवांतर आपका, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो मान लीजिए अब हम क्या करते हैं कि धारा को हम 2 एम्पियर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हमारा विभवांतर कितना हो जाएगा, मान लीजिए विभवांतर आपका 4 वोल्ट हो जा रहा है। तो हमने इसको हम देख रहे हैं कि हमने इसमें जो धारा को बढ़ाया तब हमारा विभवांतर कितना है। फिर अगला परीक्षण हम कर रहे हैं, फिर हम धारा के मान में परिवर्तन करें। मान लीजिए हमने धारा के मान में 4, तो आपका जो विभवांतर निकल कर आ रहा है वह कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी जैसे जैसे आप धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं वैसे वैसे विभवांतर में परिवर्तन हो रहा है। इसको आप क्या करिए, एक नोट सारणी के रूप में इसको नोट कर लीजिए। फिर वह प्रेक्षण से स्पष्ट होता है कि जैसे V तथा I का अनुपात जो है वह प्रत्येक बार क्या आता है, समान आता है। कहने का मतलब क्या है कि आपने जब धारा के मान को बढ़ाया तब विभवांतर के मान में भी परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन को आपने एक नोट्स करते चले गए, ठीक है। जब आप नोट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने, आपका धारा यहाँ पर 2 एम्पियर है मान लीजिए, तो आपकी विभवांतर जो 4 वोल्ट आ गया। फिर आपके जो धारा, आपने फिर अगला इसमें धारा में परिवर्तन किया, धारा का मान बढ़ाया, मान लीजिए वो कितना आ गया, 4 एम्पियर, तो आपका विभवांतर 8 एम्पियर आ गया। देख रहे हैं कि नहीं। इसी तरह से करके हमने परीक्षण किए तो हमको ये अंतर मिलने लगा। फिर हम इसको क्या किए, एक सारणी में नोट कर लिए। नोट करने के बाद हम इसका अनुपात निकालने हैं तो हमको हर बार अनुपात 1/2 का ही मिल रहा है। यानी प्रत्येक बिंदुओं पर जो हमको V तथा I का अनुपात मिला हुआ क्या मिला, समान ही मिल रहा है, यानी एक जैसा मिल रहा है। जब एक जैसा मिलेगा तब विभवांतर को, जैसे यहाँ बताया गया कि x अक्ष तथा धारा को I लिखे, विभवांतर को V को x अक्ष पे तथा धारा I को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। तो सेम कंडीशन देखिए, यहाँ पर इतना हो गया। अगली कंडीशन में मान लीजिए कि विभवांतर, यहाँ पर धारा हम 6 एम्पियर लेते हैं तो आपका जो विभवांतर आ जा रहा है 12 वोल्ट आ जा रहा है।
अब यही अनुपात को लेकर हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए हम आपके सामने एक ग्राफ खींच के दिखा देते हैं कि यह कैसी एक सीधी रेखा में आते हैं। तो इस ग्राफ को और यह जो मान दिए गए इसको आप भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप वहां पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि विभवांतर v को x अक्ष पे, ये आपका विभवांतर इस x अक्ष पे यहाँ पे दर्शा सकते हैं आप, ठीक है, और ये आपका y अक्ष हो गया, ठीक है, यह y अक्ष हो गया। तो x अक्ष पे आप क्या दर्शाने चाह रहे हैं, विभवांतर, यहाँ पे आप विभवांतर को दर्शा दीजिए, ठीक है, और यह जो y अक्ष है इस पे आप धारा I के मान को दर्शा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस पे चलिए एक समान पैमाना लेके बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। अब सेम कंडीशन नीचे भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए नीचे हमने मात्रक ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इस प्रकार से हमने समान दूरी ले लिया। तो अब हम सभी मानों बढ़ाएंगे। इसे धारा हमारे देखिए पहला जो है वह 2 एम्पियर है, तो आपका धारा आपने यहाँ पे 2 एम्पियर ले लिया और उसमें विभवांतर कितना था, 4, ये विभवांतर। तो हम विभवांतर को इस प्रकार से ऊपर बढ़ाएंगे और इधर से धारा को, जहाँ पे एक दूसरे को दोनों काट देंगे वहां पर आपका हो जाएगा 4,2, यानी एक बिंदु यहाँ पे आपको मिल गया जो यहाँ पर दिया गया। तो पहले आप विभवांतर का नाम लेंगे, फिर धारा का, तो जाएगा 4 और 2। अगला स्टेप आपका कहा गया है कि जब आपका एम्पियर यानी जो आपका धारा है 4 एम्पियर था, तो धारा के मान को यहाँ पे देखिए, धारा आपका यहीं पर है, 4 यहाँ पर है और उसमें विभवांतर कितना था, विभवांतर यहाँ पर था। इसको आप इस प्रकार से बढ़ाइए और इसको आप इस प्रकार से बढ़ाइए, ठीक है। इस प्रकार जब आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका ये दूसरा हो गया। अगला कहा गया कि धारा 6, तो आप इस ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा बढ़ा लेके यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा और ये आपका YH। जो आपका धारा 6 बता रहा है, तो यहाँ पर आप धारा 6 ले लीजिए इस प्रकार से, और आपका यह जो विभवांतर वह 12 है, इसको इस प्रकार से आप मिला दीजिएगा। एक दूसरे को जाके काट देंगे और काटने के बाद जब आप इसको खींचेंगे मिला के, तो इस प्रकार से आपकी एक सीधी रेखा खिंचा जाएगी। आप लोग जब फिर से खींचेंगे तो आपकी यह एक सीधी रेखा बनती हुई आ जाएगी। तो यही देखिए, जब हम लोगों ने इसको मिलाकर जब इन बिंदुओं को मिलाना है तो वह आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो वही कहा गया है कि जब हम लोग विभवांतर V को x अक्ष पे तथा धारा I को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे ओम के नियम का क्या होता है, सत्यापन होता है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर बता भी दिया था कि यदि परिपथ में लगाया गया विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा में आनी चाहिए। तो हमने इसके बीच एक ग्राफ खींचा तो यह किस रेखा में आया, एक सरल रेखा में आया। इससे यह सिद्ध होता है कि ओम का नियम जो उन्हें बताया है कि जैसे जैसे आपकी धारा बढ़ती है वैसे वैसे विभवांतर बढ़ता है, I अनुक्रमानुपाती क्या होता है, V। जैसे जैसे धारा का मान देखिए बढ़ता चला गया वैसे वैसे विभवांतर का भी मान क्या हुआ, बढ़ते हुए चला गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो ओम्स ने बताया कि जैसे जैसे धारा या किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसकी विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था और इस चीज को भी आप नोट्स कर सकते हैं, इस चीज को भी आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे चित्र बना लीजिएगा और ये सामने आपके चित्र है। चित्र में जब आप लोग क्या करते हैं, बैटरी लगाने के बाद कुंजी को ऑन करते हैं। कुंजी को ऑन करने के बाद धारा अमीटर में जाती है, जहाँ से आप धारा को माप लेते हैं कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर उसके बाद एम्पियर से होते हुए धारा आपके प्रतिरोध में आती है तथा वोल्टमीटर से आप लोग क्या करते हैं, यह देख लेते हैं इसमें विभवांतर कितना प्राप्त हो रहा है। और फिर उसके बाद धारा नियंत्रक क्या करता है, पूरे परिपथ की धारा को नियंत्रित रखता है, ठीक है। तो यह था आपका पूरा चित्र और इस चीज को पूरा आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए परीक्षा के लिए, ठीक है। अब हम आगे अगले टॉपिक देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध की जो डेफिनेशन है पहले उसको हम देख लेते हैं। कहा गया किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब क्या है
कि अगर कोई चालक है, अगर उसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वह जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा के प्रवाह के मार्ग में भी कुछ न कुछ विरोध उत्पन्न होता है, यानी धारा के बहने का विरोध जो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। यह हर चालक का अलग अलग गुण होता है। अगर कोई भी चालक है, अगर उसमें आप धारा प्रवाह कर रहे हैं तो वह चालक जरूर उसके धारा के प्रवाह का क्या करेगा, विरोध करेगा। जो विरोध करेगा वही चालक का क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और यह जो प्रतिरोध होता है वह चालक का प्रतिरोध होता है। सभी चालक के जो प्रतिरोध होते हैं वह अलग अलग होंगे। यह उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वह जो चालक है वह किस पदार्थ का बना है। सभी पदार्थ के जो प्रतिरोध होते हैं वह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे चांदी का तार रहेगा, चांदी का एल्युमिनियम का तार रहेगा, उसका प्रतिरोध कुछ और होगा, फिर समझ रहे हैं ना। लोहे का रहेगा तो कुछ और होगा, चांदी का रहेगा कुछ और होगा, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से जिसके जैसे तार होते हैं उनका उसी तरह से क्या होता है, प्रतिरोध भी होता है। तो सबसे कम प्रतिरोध जो होता है वह चांदी के तार का होता है, ठीक है। तो आगे भी बताया गया है कि इसका मान चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। जो यह प्रतिरोध होता है, अगर वह चालक के सिरों के बीच जो भी उसमें प्रवाहित विभवांतर है या बीच आरोपित विभवांतर अगर V है और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही पे देखिए प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V बटा I। और आपको पता है जब प्रतिरोध का हम मात्रक निकालेंगे तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा धारा। तो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा और धारा का एम्पियर हो जाएगा। तो इसे आप कह सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर या इसे ओम कह सकते हैं। और हम लोग ओम को इस ग्रीक अक्षर इससे प्रदर्शित करते हैं, देख रहे हैं ना आपके सामने बना हुआ है। तो हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर देंगे तो यह आपका ओम पढ़ा जाएगा और यह आपके प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। तो आप विभवांतर जो आपका प्रतिरोध है कि किसी चालक में बहने वाली धारा का जो विरोध करता है वही उसका क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध याद रखिएगा कहीं अलग से नहीं है, चालक का खुद का प्रतिरोध अपना होता है और उस चालक के पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। फिर आगे कहा गया कि इसका जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर अगर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा के I के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो R बराबर आपका क्या हो गया, V बटा I, जिसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। यह होता हो गया आपका विद्युत प्रतिरोध। अब हम देखेंगे कि यह जो प्रतिरोध है वह चालक के विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, यानी यह प्रतिरोध चालक के किन किन बातों पर, किन किन गुणों पर, किन किन भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा पदार्थ पर निर्भर करता है। जो विद्युत का प्रतिरोध होता है वह किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, तार की लंबाई के ऊपर। जिस प्रकार से तार की लंबाई रहेगी उस हिसाब से उसका प्रतिरोध भी होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, और पदार्थ पर कि वह किस पदार्थ का बना है, और साथ ही उसके ताप पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो अब हम इसका पहला पॉइंट देखेंगे कि तार की लंबाई, कि तार की लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ठीक है। तो कहा गया है कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध R, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध R तार की लंबाई स्मॉल l के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध R है और उस तार की लंबाई स्मॉल l है, तो इन दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। तो R अनुक्रमानुपाती l। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे जैसे आप l का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे R का भी मान बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती हैं। जितनी मात्रा में RL बढ़ेगा उतनी मात्रा में R बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि तार को जितना हम लंबा करेंगे प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। जितना बड़ा आप तार करेंगे उतना बड़ा क्या होगा, उतना ही अधिक प्रतिरोध होगा, ठीक है।
अब यह तो हो गया कि पहला हमने कंडीशन जान चुके हैं कि प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है, तार की लंबाई के ऊपर। अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमको प्रतिरोध अधिक मिलेगा, ठीक है। दूसरा, चालक तार का क्षेत्रफल। चालक तार के क्षेत्रफल में क्या गया है, किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध R चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी तार आप देखे हैं, कहीं कुछ तार पतले आपको दिखते होंगे, कहीं तार मोटे दिखते हैं, ठीक है। यह तार के ऊपर निर्भर करेगा जो यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब यह, यानी तार की मोटाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यह जो उसका इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो बाहरी सिरा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वह प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध R के क्या होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत क्रमानुपाती मतलब उसके उल्टा होता है। अनुक्रमानुपाती उसी के समान मात्रा में बढ़ेगा, व्युत क्रमानुपाती मतलब इसमें उल्टा संबंध हो जाता है। अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो आपको प्रतिरोध का मान बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप इसका क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कहने का मतलब तार जितना मोटा होगा यानी क्षेत्रफल आपका जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। जितना क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा उतने प्रतिरोध R का मान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये आपकी प्रतिरोध से निर्भरता की दूसरी कंडीशन थी। पहली, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। दूसरी कंडीशन कि अगर तार का मोटाई अगर अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। यह तो क्षेत्रफल के ऊपर हो गया। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है कि चालक तार के पदार्थ पर। अब हम देखेंगे कि चालक तार के पदार्थ पर क्या निर्भर करता है। यदि विभिन्न पदार्थ के समान लंबाई, यदि विभिन्न पदार्थ के समान लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A लिया जाए तो उसके प्रतिरोध भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप समान ही लंबाई के अलग अलग पदार्थों के तार लें, यानी एल्युमिनियम ले लें, चांदी ले लें, लोहे के ले लें, तांबे के ले लें, तो अगर तार के पदार्थ के जो हम अलग अलग लेंगे हालांकि उसकी लंबाई समान रहे और उसका क्षेत्रफल जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान ही लिया जाए तो फिर भी उनके प्रतिरोध क्या मिलेंगे, हमको अलग अलग मिलेंगे। इसके मतलब हो गया कि जो पदार्थ के तार रहेंगे उन पदार्थ का अपना खुद का एक प्रतिरोध होता है। तो वह जब तार विभिन्न पदार्थों के होंगे तो उनके प्रतिरोध भी क्या हमको मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। चौथा है कि चालक तार के ताप बढ़ाने पर, जब हम चालक तार के ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसकी चार कंडीशन आपने देखा कि प्रतिरोध की निर्भरता की। पहली, समान लंबाई पर, यानी लंबाई अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का जब क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तीसरा, अगर आप अलग अलग पदार्थों के तार ले रहे हैं, अलग अलग पदार्थों के चालक ले रहे हैं आप, तो उनके प्रतिरोध भी क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। चौथी कंडीशन ताप की जब आती है कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका विद्युत प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब आइए अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अभी आपने प्रतिरोध पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। कहा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध R, किसी चालक का प्रतिरोध R तथा उसकी लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो प्रतिरोध होता है, अभी आपने पढ़ कर आया कि जो R होता है वह स्मॉल l के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, यह जो प्रतिरोध R होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। तो इन चीजों को हमने मिला के लिख दिया तो हो जाएगा R अनुक्रमानुपाती L बटा A। तो वही यहाँ पे लिखा गया है R अनुक्रमानुपाती L बटा A हो जाएगा। फिर हम उसके बाद अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमको एक नियतांक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने नियतांक लगाया R बराबर, इसको पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं, रो। यह जो रो इंटू L बटा A हो गया। और यह जो रो होता है यह किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसी को जो यह रो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और यह एक नियतांक मान होता है। तो जब हम रो बराबर निकालेंगे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है,
तो इस आर ए को इधर आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आर इंटू ए बटा यल हो जाएगा, यानी रो बराबर आर ए बटा यल हो जाएगा। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक देखिए कुछ इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। रो का मात्रक यह आर है तो आर का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम होगा। ठीक, ए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, बटे यहाँ स्मॉल एल जो लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यह मीटर से इसका एक स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 मीटर यहाँ पर है, मीटर गुणे मीटर है तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है, इसलिए क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो यह हो गया इसके मात्रक की विशिष्ट प्रतिरोध। रो का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है, जो कि रो एक क्या है, नियतांक है। इसी रो को ही हम इस किसी भी चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और बताया गया है कि जो रो का मान केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। अब आपको पता है कि हर तार का जो प्रतिरोध होता है अलग अलग होगा। जब उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तो यही कहा गया है कि जो रो का मान है केवल चालक तार के ऊपर निर्भर करता है, इसे ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसे ही पदार्थ का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और भी कुछ चीजें विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कहा गया है कि किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार के आपने पढ़ चुके हैं प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, यानी हम प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधों के संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो इसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं पहले प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यह प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या बताया गया है। आपको कहा गया कि इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संबंधित कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं। आप लोग इतना लिखा हुआ है, इससे आप लोग घबराइए जिन, ये आपके नोट्स बनाने के लिए लिखा गया है, हम आपको समझा देते हैं, आप इस चीज को अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार से करते हैं। तो आपके पास हमने यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिया है। पहला प्रतिरोध R1 जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर दूसरा प्रतिरोध R2 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तीसरा प्रतिरोध R3 यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, आपके सामने 3 प्रतिरोध हैं। अब इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब यहाँ पर आपके 3 प्रतिरोध देखिए इस प्रकार से R1 है, यहाँ से आपका दूसरा प्रतिरोध R2 है और यहाँ से आपका यह तीसरा प्रतिरोध R3 है। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे यानी यह पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है या दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए हमने इन दोनों को यहाँ पे क्या किया है, जोड़ दिया है। अब फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो कि हमने यहाँ पर जोड़ रखा है। फिर हमको अगर हमारे पास और भी प्रतिरोध होंगे तो उस प्रतिरोध, मान लीजिए आपका एक प्रतिरोध और आपका पास है, चौथा प्रतिरोध की फिर इसके सिरे से, यानी हम इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे कि यह एक सीधी रेखा में आ जाए, यानी इसमें एक ही वायर हो, यानी एक ही तार हो, यानी धारा सिर्फ एक ही तार से निकले तो सभी प्रतिरोधों से होते हुए आगे निकल जाए। तो इसमें यही होता है कि हम लोग पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार संबंधित करते हुए हमारे पास जितने प्रतिरोध होंगे ऐसे करते हुए हम चले जाएंगे, यानी पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के प्लस सिरे से और जो सबसे आखिरी प्रतिरोध होगा उसको लाके बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ देंगे। ठीक है, और इस पूरे क्रम में जो यह पूरा आपका संयोजन बना है इसमें आपकी धारा जो होती है वह निश्चित होती है, क्योंकि इसमें एक ही तार गया है, एक ही चालक तार है और इसमें धारा क्या होगी, समान होगी, क्योंकि धारा कहीं बटने वाली है नहीं और इसमें कई चालक तार तो दिख नहीं रहे हैं। इसमें एक ही समय जब सब जोड़ दिए जाएंगे तो एक ही वायर हो जाएगा जिसमें धारा क्या होगी, समान होगा।
लेकिन विभवांतर बदल जाता है। विभवांतर क्या होता है? बदल जाता है। जब पहले सिरे पर जो R1 प्रतिरोध है उसका विभवांतर कुछ अलग होगा, जो R2 प्रतिरोध है उसका विभवांतर अलग होगा, जो R3 उसका विभवांतर क्या होगा? अलग होगा। तो आपको देखिए यहाँ तक जो लिखा गया है सेम वही चीजें लिखा गया है कि इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो आपने पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, फिर दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम लोग क्या कर देते हैं? संबंधित कर देते हैं। फिर यह प्रतिरोध लाके हम बैटरी के माइनस सिरे से अटैच कर देते हैं। ठीक है। फिर कहा गया कि इस संयोजन में धारा के लिए केवल एक मार्ग रहता है। जब हम इस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, इसमें धारा पाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग होता है, यानी एक ही रास्ता होता है कि इधर से जाए और इधर से आ जाए, और इसमें से कोई और अन्य जगह कोई चालक नहीं लगा है इधर उधर की, ताकि और भी धारा कहीं और मार्ग से जा सके। तो जिससे क्या होता है? सभी प्रतिरोधों में धाराएं क्या होती हैं? समान रूप से बहती हैं। अगर यहाँ से धारा आई जा रही तो धारा आई ही वापस आ जाती है। ठीक है। यानी पूरे प्रतिरोधों में सिर्फ आई ही धारा बहती, इसमें आई का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धारा आई क्या रहती है? समान रहती है। तो वही कहा गया है कि जिससे इस प्रकार के संयोजन में धारा के लिए कोई एक ही मार्ग रहता है, जिससे सभी प्रतिरोधों में धारा क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है। अभी तक देखिए जो भी चीजें बताई गई आपके सामने इस चित्र से देख के आप लिख सकते हैं। अभी कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें आपको कोई कठिनाई हो या कुछ याद करने वाली चीजें हो। ठीक है। फिर अब उसके बाद अब आप चित्र के बारे में कुछ लिखने जा रहे हैं कि माना प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जो प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3 है, वह परस्पर किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम आप जान ही गए हैं कि पहले का दूसरा सिरा, दूसरे का पहला सिरा, दूसरे का दूसरा सिरा, तीसरे का पहला सिरा, हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो इसको हमने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया था। इसमें बहने वाली धारा क्या है? आई है। तथा इन प्रतिरोधों के बीच के विभवांतर, जिनके प्रतिरोधों के सिरों के बीच के विभवांतर हैं, वह R1 के हैं V1, R2 का V2 और R3 का V3 हैं। तो ओम के नियमानुसार, तो ओम ने क्या बताया था कि जो V होगा, अब देखिए जो विभवांतर निकालेंगे ना, जो विभवांतर V होगा वह I × R के बराबर होगा। ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे कि पहले प्रतिरोध में कितना विभवांतर है, तो V1 बराबर I × R1 हो जाएगा। यानी पहले सिरे में जो विभवांतर है वह कितना है? I × R1 है। दूसरे प्रतिरोध में कितना विभवांतर है? तो V2 बराबर निकालेंगे I × R2, और तीसरे का निकालेंगे V3 बराबर I × R3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक तो बहुत ही आसानी से सब कुछ आपको समझ में आता गया होगा। ठीक है। अब आइए, यहाँ तक तो आपने V1, V2 और V3 निकाल लिया, लेकिन जब आप बैटरी इस प्रतिथुआ में सिर्फ संयोजन में सिर्फ आपने एक बैटरी लगा रखा है, जब बैटरी V है तो यहाँ से विभवांतर जो भी निकलेगा वह इन तीनों विभवांतर के योग की क्या होगा? बराबर होगा। जितना यहाँ से विभवांतर उत्पन्न होगा तो वही तीनों इसमें बटेगा नहीं, फिर वही विभवांतर कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं कि माना बैटरी द्वारा उत्पन्न विभवांतर V होगा, जो यही V है वही तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग रूप से बट गया, V1, V2 और V3। जो V होगा, अगर V1, V2, V3 जोड़ेंगे तो इसके योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो फिर V1 का मान क्या है? I × R1 है, प्लस V2 का मान क्या है? I × R2 है, V3 का मान कितना? I × R3 है। तो आप देख रहे हैं I कॉमन है, हमने I को कॉमन निकाल लिया। I कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा? R1 + R2 + R3। इसके आपका मिल गया V बराबर, तो हम मान लेंगे V बराबर है आपका I कोष्टक में R1 + R2 + R3। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये जो हमारा प्रतिरोध जोड़े गए हैं R1, R2 और R3, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह सिर्फ R मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? R मान लेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि ओम के नियमानुसार, यानी इन तीनों प्रतिरोधों की जगह मान लीजिए सिर्फ एक R प्रतिरोध रख दिया जाए, बहने वाली धारा I हो और पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा V हो, तो V बराबर क्या होगा? I × R होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी ये जो आपका R1, R2, R3 है, इस तीनों की जगह पर सिर्फ एक प्रतिरोध लगा दें। क्या लगा दें? R। और बहने वाली धारा I और विभवांतर V हो, तो V बराबर आपको क्या मिलेगा? V बराबर मिलेगा I × R। इसको हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। क्यों? क्योंकि यह भी V का मान है और यह भी V का मान है, तो ये दोनों जब V के मान हो गए तो यह दोनों पक्ष भी बराबर होगा आपस में। तो आपने देखे V बराबर हम लोगों ने कितना रख दिया? I × R रख दिया। फिर यहाँ पे I कोष्टक में R1 + R2 + R3,
तो आई से आई कट गया, आर बराबर आपका आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं उसका जो योग होगा यानी जो तुल्य प्रतिरोध होगा उनके R1 प्लस R2 प्लस R3 के योग की क्या होगा, बराबर हो गया। तो वही कहा गया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उन प्रतिरोधों के योग की क्या होगा, बराबर होगा। यानी श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे तो हमको इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, तो यह आप फार्मूला याद रखिएगा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यह प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन का सूत्र है। ठीक है, तो यह था आपके प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखेंगे जो दूसरा जोड़ने का तरीका है वह है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें भी आपको ढेर सारा लिखा हुआ दिख रहा होगा लेकिन ये कुछ है नहीं। अभी आपको हम चित्र बताएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस चित्र से। बस सेम प्रक्रिया जो आपने पहला पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन सेम उसी तरह से है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, कहा गया इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के बिंदु A पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ बिंदु B पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध दो सर्वनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है तथा सभी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर समान रहता है। श्रेणी क्रम में धारा समान थी और समांतर क्रम में आपका विभवांतर समान रहता है। पहली कंडीशन दोनों में डिफरेंट समझ में आया कि श्रेणी क्रम में धारा और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इसमें बताया गया है कि इसमें भी हमने तीन प्रतिरोध ले रखा है, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों के जो पहले सिरे हैं देख रहे हैं ना, इसका भी पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, हम इन पहले सिरे को एक साथ बिंदु A से जोड़ दिए हैं और दूसरे सिरे को बिंदु B के साथ जोड़ दिए हैं। तो वही चीज कहा गया है कि प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ, यानी इसके जो इधर का सिरा है इस प्रतिरोधों के सिरे, इस प्रतिरोध के एक सिरा, इस सिरे को, यानी इस सिरे को हमने एक साथ परिपथ के बिंदु A पर कहाँ जोड़ा है, परिपथ के बिंदु यह सिरा इन सिरे को परिपथ के बिंदु A पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ, जो इसका दूसरा सिरा बच गया है इसको एक साथ बिंदु B पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध दो सर्वनिष्ठ बिंदुओं के बीच, यानी दो सर्वनिष्ठ बिंदु कौन, A और B के बीच जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं तथा सभी प्रतिरोधों में जो विभवांतर V का मान होता है समान होता है। इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V। विभवांतर में विभवांतर नहीं बढ़ता है, धारा बढ़ जाती है। धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ, दूसरे सिरे को एक साथ, यानी पहले सिरे को हमने बिंदु A के साथ जोड़ दिया, दूसरे सिरों को बिंदु B के साथ जोड़ दिया। यह पूरा संयोजन दो बिंदुओं के बीच होता है और इसमें विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, वहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब आपको चित्र के बारे में बताया जा रहा है। कहा गया है कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, देख रहे हैं कि नहीं, यानी इनके सभी सिरों को एक साथ और दूसरे सिरों को एक साथ कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद कहा गया आगे आपसे कि A और B को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। जो तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं इनको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। और फिर कहा गया है कि इसमें जब हम यहाँ से विभवांतर V से जो धारा I निकलती है, यहाँ आने के बाद यहाँ से इसके पास तीन रास्ते हो जाते हैं, एक या दूसरा I2 और तीसरा I3, तीन वायर हो जाते हैं जिसकी वजह से तीनों में धाराएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। अब ये तीनों में जब धाराएं बढ़ जाती हैं तीनों प्रतिरोधों में, फिर यहाँ से जाएंगी A सिरे पे बढ़ती हैं और B सिरे पे फिर क्या हो जाती हैं, एकत्रित होकर पुनः माइनस पे आके इधर विभवांतर बैटरी में आ जाती है वापस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। फिर कहा गया है कि यही कि R1, R2 प्रतिरोधों को हमने बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़ दिया है और माना R1, R2 और R3 में धाराओं का मान क्रमशः I1, I2 व I3 है। और हमने देखा कि प्रतिरोध R1 में धारा I1 बह रही है, प्रतिरोध R2 में धारा I2 बह रही है, प्रतिरोध R3 में धारा I3 बह रही है। तो ओम के नियमानुसार
तो धारा I बराबर क्या होगा, V अपान R होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था V बराबर I इंटू R। अब इसमें हमारी उसमें जो था श्रेणी क्रम में बटा था क्या, विभवांतर धारा, तो उसमें समान थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, धारा बढ़ जा रही है। तो कितनी कितनी धारा तीनों में जा रही है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम I को इधर कर देंगे, V बटा R बराबर I। अब हम देखेंगे कि I बराबर V बटा R तो हो गया। तो अब हम देखेंगे कि यह I1 धारा जा रही है, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, V अपान R1 होगा। अब दूसरे प्रतिरोध में कितनी धारा पा रही है, तो I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V2 बटा R2, क्योंकि प्रतिरोध तो सभी में है, विभवांतर क्या होगा, सभी में समान ही होगा। I3 बराबर क्या होगा, V अपान R3 हो जाएगा। ठीक है, यह तो तीनों धाराओं के मान हमने निकाल लिया कि I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2, तो I3 बराबर क्या हो गया, V अपान R3 हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जितना धारा बिंदु A से जाता होगा उतने धारा बिंदु B से तो आता ही होगा। तो वही चीज है कि बिंदुओं A तथा बिंदुओं B के बीच पर आने वाली कुल धाराओं का मान अगर I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यानी तीनों धाराओं अगर हम जोड़ देंगे तो I के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि I ही धारा तो जाके यहाँ तीन भागों में बढ़ रही है, फिर यहाँ से बिंदु B से फिर वही धारा वापस आ जा रही है। तो I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या होगा, बराबर होगा। तो I1 का मान V अपान R1, I2 का मान V अपान R2, I3 का मान V अपान R3 हो गया। तो हम देख रहे हैं V सब में कॉमन था, हमने V को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3। हमने इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दिया। अब उसके बाद मान लीजिए कि यह जो तीनों प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोध जगह आपने एक प्रतिरोध लगा दिया। इसका मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए एक मान लिया, R मान लिया आपने, या तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि इन तीनों प्रतिरोधों के बजाय हमने सिर्फ एक प्रतिरोध लगाया जो R है। तो कहा गया कि यदि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध अगर R ओम हो तो ओम के नियमानुसार तो I बराबर क्या जाएगा, V अपान R हो जाएगा। यानी अगर हम R1 और R2 R3 को हम R के बराबर मान लें तो उस समय उसमें धारा कितनी प्रभावित होगी, जब विभवांतर V है, प्रभावित धारा I है और इन तीनों का हमने तुल्य प्रतिरोध अगर R मान रहे हैं तो I बराबर क्या जाएगा, V अपान R। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो आपके पास देख रहे हैं यह भी I का मान है और यह भी I का मान है, तो हम I बराबर क्या रख सकते हैं, V अपान R रख सकते हैं। तो एक आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R बराबर V कोष्टक में एक बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 होगा। तो V से V कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो यह जो फार्मूला आपके बनकर आया है यह प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है कि 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 है। तो इसको हम परिभाषित रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, जो समांतर क्रम में जुड़े जो प्रतिरोध हैं, अगर इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जो हमने तुल्य प्रतिरोध माना है R, इसका व्युत्क्रम जो होगा उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। यानी जो इनके प्रतिरोध होंगे इनके व्युत्क्रम कर देंगे और उनका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो वह तुल्य प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा। तो यह था आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, जिसका आपको इस फार्मूले की आवश्यकता आगे के न्यूमेरिकल में इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। ठीक है, तो आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन को खूब अच्छे से रिवीजन करिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और इसके फार्मूले तो और भी, क्योंकि इसी फार्मूले से हम लोग आगे के इसी प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतने ही। अब हम अगली वीडियो में इसके जो बची हुई थियरी उसको और आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं थियरी प्लस न्यूमेरिकल के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।